वो भी तफ्तीश मैंने की इत्तेफाक से, बड़ा नेशनल लेवल का केस था वो। उसमें हमारे आईजी साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया था। उसने देखा कि प्लास्टिक का पिस्टल है, ये नकली पिस्टल है। पिस्टल है। उसने वहीं तो चीख में रहा वो चील रहा है, है, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं हाँ, डाकू नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। लेकिन उसको मार दिया। अच्छा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। पुलिस में जो अगर आपने कामयाब रहना है ना और तफ्तीश में कामयाब रहना है, तो तकरीबन जो करीब आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा झूठ नहीं शामिल करना चाहिए। उस शख्स पे तफ्तीश ख़त्म थी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। एक और बड़ा मशहूर केस जी, 5 रेंजर्स वालों ने बेनज़ीर पार्क में एक नौजवान को मारा और वीडियो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक टीवी का, निजी टीवी का जो चैनल का कैमरामैन है, बिल्कुल, बिल्कुल, वो बिल्कुल। वीडियो बना रहा है और उसमें वो जो 5 रेंजर्स के जवान हमारे, हाँ। वो उसको मार रहे हैं, फिर वो तड़प रहा है, रो रहा है, उसको हॉस्पिटल नहीं ले गए। जी हाँ, वो ये भी तफ्तीश आपने की? जी, वो भी तफ्तीश मैंने की इत्तेफाक से, बड़ा नेशनल लेवल का केस था वो। उसमें हमारे आईजी साहब का भी ट्रांसफ़र हो गया था। आईजी कौन थे उस वक़्त? लगारी थे हमारे, क्या नाम, उनका नाम भूल रहा हूँ, फ़याज़ लगारी। फ़याज़ लगारी। फ़याज़ लगारी हमारे आईजी थे, उनका ट्रांसफ़र हो गया था। और दूसरे कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे के सरबराह थे, उनका भी ट्रांसफ़र हो गया था। तो वो दरअसल हुआ ऐसा कि ये एक बहुत बड़ा पार्क है, बहुत खूबसूरत पार्क बनाया गया था, बेनज़ीर भुट्टो शहीद पार्क, ये क्लिफ्टन में है। वहाँ एक सीटीडी का एक हेड कांस्टेबल था, वो किसी लड़की को लेके बैठा हुआ था। उससे गपशप मार रहा था तो एक आदमी लड़का आया, टीनेज था, बड़ा कोई 20 या 21 साल का था। उसने उसको पिस्टल रखा और बोला जो है निकाल दे और मैं वरना मार दूँगा। अच्छा, वो चूँकि हेड कांस्टेबल था, सादा कपड़ों में था, उसने देखा कि प्लास्टिक का पिस्टल है, ये नकली पिस्टल है। पिस्टल है। उसने वहीं वो पिस्टल पकड़ा और उसको 2 थप्पड़े लगाई। और चूँकि वो वहाँ आता रहता था, वो सीटीडी का हेड कांस्टेबल, उसने चौकीदार को बुलाया, बोला बहादुर खान है, उसका नाम बहादुर था, मुझे आज तक याद है। बहादुर खान इधर आओ और इसको है ना पुलिस को दे दे, ये पिस्टल निकला इससे प्लास्टिक का और ये अपना डकैती कर रहा था। डकैती कर रहा था। तो उसने बोला सर वो एक रेंजर, पुलिस तो नहीं है, रेंजर्स की एक मोबाइल खड़ी होती है, उसको दे दूँ? उसने बोला कि हाँ, उसको दे दो। अच्छा, वो उसने फ़ोन किया और रेंजर्स वालों के नंबर भी थे उसके पास। तो वो कह रहे हैं हम यहाँ खाना खाने आए हुए, हम फ़ौरन आ रहे हैं। वो आ गए, ये पकड़ के लेके आया। तो अच्छा, आवाज़ टीवी एक सिंधी चैनल है, वो एक शाम में प्रोग्राम करता था अपना, जो कि सेलिब्रिटी को किसी को भी अपने वहाँ उस पार्क में बुलाते थे। अच्छा। और वहाँ बैठ के इंटरव्यू करते थे। तो ये दूर से इसने ऐसे कॉलर से उसको मुलज़िम को पकड़ा हुआ था और एक हाथ में वो पिस्टल था और चीखता हुआ आ रहा, डाकू पकड़ लिया, डाकू पकड़ लिया। तो और बहादुर खान जो है। बहादुर खान, और ये डाकू है, डाकू। अच्छा, वो जब उसने कैमरामैन, वो जो प्राइवेट था, वो उस वक़्त रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे, वो चेक कर रहे थे। अपना सारे चीज़ें एपरेटस जी, सेट कर रहे थे। जी। उसने कैमरा उधर करके ना उसकी रिकॉर्डिंग शुरू कर दी। जनाब, जब उसने देखा कि जी ये डाकू डाकू चिल्लाता हुआ आ रहा है, अब वो जब उन्होंने रेंजर्स वालों ने देखा, रेंजर्स वालों को नहीं पता कि ये रिकॉर्ड हो रहा है सारा। अच्छा, उसने, वो एक सिपाही था, उसने वो G3 अपनी ली और एक उसकी टाँग पे मारा यहाँ। अच्छा, ये जो एक मेन आर्टरी यहाँ से गुज़रती है, जो कि सीधे आपके दिल पे जाती है, लेफ्ट साइड पे, उसके वो यहाँ लगी गोली। उसी आर्टरी पे लगी और वो मैं वीडियो भी आपको दूँगा, तो उसने ऐसे उँगलियाँ रखी उस ज़ख्म पे, तो ये उसके यहाँ से उस लड़के ने वो चीख में रहा चील है, रहा है, मैं डाकू नहीं हूँ, मैं हाँ, डाकू नहीं हूँ, मैं डाकू नहीं हूँ। लेकिन उसको गोली मार दी। अच्छा, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो गई। अच्छा, ये कुछ देर तो पता नहीं चला। अच्छा, वो जो मरने वाला था उसका नाम था सरफराज शाह। और उसका भाई एक उसमें भी था, अखबार में था, और टीवी में। जी, टीवी तो में वो भी अखबारी रिपोर्टर था। तो ये उसके बाद से ये कोई 9-10 बजे ये वायरल हो गई वीडियो, बड़ी वायरल हुई। तो उसपे चीफ जस्टिस थे इफ्तिखार चौधरी साहब, उन्होंने खुद नोटिस ले लिया, आईजी को भी बुला लिया और डीजी रेंजर्स को भी बुला लिया। हाँ, दोनों को बुला लिया, बोला ये क्या किया तुमने जुल्म। और बहुत ज़्यादा वो अपना हाइप क्रिएट हो गई, लोग निकल गए और एहतिजाज करने लगे। और ये तो इफ्तिखार चौधरी साहब ने उन दोनों साहिबान को तो नौकरी से कहा कि पोस्टिंग इनकी हटाई जाए। जी। और डीआईजी हमारे थे सुल्तान अली ख्वाजा साहब, वो बड़े ईमानदार। और तफ्तीश में भी हाँ, तफ्तीश वगैरह, बोला ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने कहा तफ्तीश आपकी सुपरविजन में होगी और आप करोगे। तो मैं उस वक्त उनके पास ही था, एसडीपीओ अजमेर नगरी। उन्होंने मुझे बुला लिया। और इत्तेफाक ये है कि हाई कोर्ट भी जो हमारी थी, जो अहमद अली शेख साहब थे और दूसरे थे, पुलिस के खिलाफ या कोई अहम तफ्तीश थी, वो मुझे दे दिया करते थे। या कोई गाइडेंस वहाँ से आती थी कि किसी काबिल अफसर को दी जाए तफ्तीश, या किसी नोबल अफसर को दी जाए, ऑनेस्ट अफसर को दी जाए, तो वो तफ्तीशें मुझे मिल जाती थी। तो वो उन्होंने मुझे बुला लिया कि यार ये तफ्तीश में मेरा साथ दो।
तो उस तफ्तीश में नियाज कोसो साहब भी हमारे साथ थे। अच्छा अच्छा, हाँ, न्याज कोसो नियाज बड़ा कोसो नाम है, साहब, उनकी स्टोरीज हम पढ़ते रहते हैं हाँ, अभी। नियाज कोसो साहब भी हमारे साथ थे और वो किसी नामालूम वजह की बिना पे वो छोड़ के बीच में चले गए थे। लेकिन चूँकि तफ्तीशी अफ़सर मैं ही था, तो मैं उसको आखिर वक़्त तक करता रहा। अच्छा, उसमें वो बात टेक्निकल, अच्छा वो जो वीडियो बनी थी, तो वो उसकी ऑथेंटिकेशन के लिए उस वीडियो को हमने वहाँ से लिया, सील किया हमने। हम्म। और वो फिर हमने पीटीवी कराची को भेजा कि इसको चेक करें कि इसमें कोई अच्छा सही कट या पेस्ट तो नहीं है, कोई ओरिजिनल वीडियो है। तो उसने सर्टिफिकेट दे दी कि ओरिजिनल वीडियो है। वो फिर शहादत में शामिल हो गया हमारे साथ। फिर वो जो प्लास्टिक का पिस्टल था, वो फिर रेंजर्स वालों ने हमें दे दिया कि ये, अच्छा, उसके खिलाफ एक 13D का केस रजिस्टर कराया था उन्होंने, हम्म। असली पिस्टल दे के। अच्छा, तो वो के रेंजर्स वालों ने, रेंजर वालों ने ताकि उनकी फिर जान बुझ फिर जाए। बाद में खुद ही उन्होंने एक प्लास्टिक का पिस्टल दे दिया कि ये, वो मैंने उसकी आमद करी, उसकी तरफ से मैंने रिकवरी दिखा के वो फिर वो केस भी सी क्लास हो गया, वो 13D का भी वाले के खिलाफ। हम्म। तो वो चीज़ें हो गई, तो वो काफ़ी चीज़ें उनके खिलाफ चली गई, तो वो फिर उसमें उनको सज़ा हो गई थी अच्छा, ये 5। ब्लंडर्स हम करते हैं कि यानी झूठ को छुपाने के लिए हम कोई ऐसे एक्ट कर जाते हैं। अब देखे ना कि पिस्टल तो प्लास्टिक का था, आपने ओरिजिनल डाल दिया, हाँ। पर्चा भी दे दिया, और बाद में फिर वही वजह बन गई उनकी जी, उसमें जी। जी, ये सबसे बड़ी वजह है कि हम जब देखते हैं ना कि हम पुलिस में, जो अगर आपने कामयाब रहना है ना और तफ्तीश में कामयाब रहना है, तो तकरीबन जो करीब करीब आपको फैक्ट्स एंड फिगर के साथ रहना चाहिए, उसमें ज़्यादा झूठ नहीं शामिल करना चाहिए। झूठ की सबसे बड़ी बुराई ये है कि एक तो आपको याद नहीं रहता, सच आपको याद रहता है। तो वो आप उसको याद नहीं रख पाते और आप उसमें ऐसे-ऐसे झूठ को आगे चलाने के लिए ऐसे-ऐसे झूठ बोलते जाते हैं कि वो फिर उसके ना सर रहता है, ना पैर रहता है, वो तफ्तीश ही सारी ख़त्म हो जाती है। तो वो ऐसे ही हुआ है और अब तक हमने जितनी भी तफ्तीशें की हैं, अच्छा, मेरी आदत ये थी कि मैं डीएसपी और एसएसपी तक अपनी तफ्तीश खुद अपने हाथ से लिखता हूँ। अच्छा, अपनी डायरियाँ में तो यहाँ तो कोई नहीं लिखता नहीं, जी। मैं अपनी डायरियाँ मैंने अपने हाथ से लिखी और इवन ही कि मैं रिटायर हो गया था। आखिरी केस मेरा एक डॉक्टर आसिम वाला केस था, तो उसमें भी मैंने आखिरी डायरी तक अपने हाथ से लिखी, आखिरी फ़र्द तक मैंने अपने हाथ से लिखी। इसलिए मुझे पता था कि मैं जो बोलूँगा सच बोलूँगा, मुझे वो मालूम है बड़ा मैंने क्या लिखा मशहूर है। केस था और आप इसीलिए बच गए उसमें कि आपने डायरी अपने हाथ से हाँ, लिखी डायरी अपने हाथ से और हर चीज़ और तफ़्तीश, आपको काम आता है। हाँ, हर चीज़ तफ़्तीश मैंने अपने हाथ से की और ये चीज़ें जजों को भी पता होता है, क्योंकि अमूमन डायरी आप मुंशी को दे देते हैं, वो लिखता है, आपको पता ही नहीं होता कि आपने लिखा क्या है। मुझे हर डायरी का, हर चीज़ का मुझे मालूम होता है कि कौन-सी डायरी में मैंने क्या लिखा है और किस तरीके से लिखा है और क्या मैंने एविडेंस दी है और मुझे सारी चीज़ें पता है। आजकल अगर आप किसी एसएचओ को दे दें, वो अपनी आमद नहीं कर सकते, रोज़नामचे में आमद रवानगी नहीं कर सकते। अल्ताफ साहब, यहाँ पोजीशन ये है कि मैं अब बीइंग ए लॉयर, मैं कोर्ट में बैठा होता हूँ और हमारे आईजी पेश हो रहे होते हैं, डीआईजी ऑपरेशंस, डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, और डांट खा रहे होते हैं हाँ। कि वो जो ज़िमनी लिखी हुई है उस बंदे की, तफ्तीशी की, वो उसके हाथ की लिखी नहीं हुई, वो पढ़ ही नहीं सकता। अगर कोर्ट उसे कहती है, जज साहब कहते हैं कि जी इसे पढ़ें तो सही, लिखा क्या है, अब उन्हें पता नहीं है कि ये लिखा क्या है। मैं आपको बताऊँ, मैंने अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ एक पीएसपी ऑफ़िसर देखा जो कि खुद लिखता था और खुद उसको तफ़्तीश का पता था। वो आप भी जानते होंगे उसे, मीर ज़ुबैर महमूद साहब। जी बिल्कुल, मैंने नाम वो सुना यहाँ हुआ है लाहौर जी। भी रहे, एसपी लाहौर भी रहे और उस शख़्स पे तफ़्तीश ख़त्म थी और उससे मैंने बहुत कुछ सीखा। उससे उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा और तफ़्तीश भी उनसे सीखी और दूसरी चीज़ें भी मैंने उनसे सीखी। तो और एडमिनिस्ट्रेशन भी मैंने उनसे सीखी कि अच्छा। जो जब मैं डीएसपी बना, मैं प्रमोट हुआ, तो वो हमारे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन थे, जैसे कि मैंने बताया। तो उन्होंने बहुत सी चीज़ें मुझे ऐसी बताई जो मेरी सारी ज़िंदगी में बहुत काम आई। सबसे पहले जब मैं डीएसपी प्रमोट होके गया उनके पास, तो उन्होंने कहा, बोला कि यार अब तुम एडमिनिस्ट्रेशन वाली पोस्ट पे आ गए हो, अब तुम अब तुम थानेदार नहीं हो। हाँ, ये मुझे थानेदार भी नहीं एक हो। मेरे मियां इरफान थे, इरफानुल्लाह, हमारे डीएसपी, हमारे बड़े हाँ, अच्छे दोस्त हैं। तो जब मैं प्रमोट हुआ डीएसपी, उन्हें कहा, अजीज खां हुण तू थानेदार नहीं है, हाँ, अब तुम सुपरविजन पे आ हाँ, गए तो और उन्होंने तुम्हें मुझे बिहेव तुम्हारा भी वैसे होना हाँ, तो चाहिए। उन्होंने मुझे जो सबसे बड़ी काम की बात बताई, उन्होंने बोला कि अपनी 5% एनर्जी लगाओ हुक्म देने पे, 95% एनर्जी लगाओगे उस हुक्म का हुआ क्या, इम्प्लीमेंटेशन जी। इम्प्लीमेंटेशन क्या हुई इस हुक्म पे, तुमने जो हुक्म दिया था। बोला कि ये चीज़ आप सबसे ज़्यादा ज़हन में रखोगे तो आप कामयाब हो, कामयाब अफ़सर हो। क्योंकि बोला जिस तरीके से हमारे मर्तबे बढ़ते जाते हैं ना, हमारा विज़न हाई होता जाता है। बोला जहाँ तुम बैठे हो एक हद तक देख रहे हो, जहाँ मैं बैठा हूँ, मैं उससे ज़्यादा बड़ी उस पे विज़न रखता हूँ। आईजी जो बैठा है वो उससे ज़्यादा अच्छी विज़न रखता है।
तो अब आपने सिर्फ ये देखना है कि 5% आप हुक्म देने पे अपना लगाओ और 95% आप ये लगाओ कि आपने जो हुक्म दिया था उसकी तामील हुई भी या नहीं, या किस नहीं तरीके हुई से थी, हुई। बिल्कुल सही। तो वो चीज़ें बड़ी काम आई हैं हमें, और वो माशाल्लाह बड़े अच्छे तफ्तीशी अफसर थे और उन्होंने बड़े अच्छे केस हल किए और बड़े प्रो पुलिस थे वो। हमेशा वो पुलिस से अगर किसी मातहत की पैसे वैसे की या किसी की शिकायत आती थी, बोले यार अल्ताफ़ देख यार तू ही इसको निपटा ले, मेरे पास आएगा तो ये नुकसान खाएगा। नुकसान हो जाएगा। तो हम अक्सर यही करते थे। तो उस ज़माने में आपको पता है कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिलती थी हमें, और वो बरमला कहते थे उस ज़माने में। मैंने महीने में 5-5 लाख रुपए भी लिए कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। हालांकि उस वक्त डीएसपी का हिस्सा उस वक्त 13% होता था, 61% होता था आईओ का। 10-10 लाख मैंने आईओ को ले जाते हुए देखे और ख़ुद अपने हाथ से वो पैसे बांटते थे। फिर वो कहते थे जब आईओ को वो 2 लाख या 3 लाख या 4 लाख रुपए दे रहे होते थे, बोला यार तुझे मैं ये देखिए पैसे दे रहा हूँ, तुझे रिस्क हलाल, और अगर अब तेरी शिकायत आए तो मैं तुझे उल्टी छुरी से ना काटूं तेरा गला में। तो बोला वो देते और बोलते थे कि यार अल्ताफ देख 285 मुझ समेत लोग यहाँ पर हैं इन्वेस्टिगेशन में, 284 अफराद को पैसा मिलता है, 285वां मैं हूँ, मैं नहीं लेता 1 रुपया भी। ये जो चाय पी रहे हो ना ये भी मैं अपने पैसों से पिला रहा हूँ तुम्हें। हाँ, तो वाकई में वो पुलिस की भैंस में वो वली थे वो, और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा। हालांकि मैंने जो मेरे एसएसपीज थे उसमें से 5 एसएसपी आईजी के रैंक पे पहुंचे और मैंने उनके साथ काम किया है एज ए अपना एसपी डीएसपी मैंने काम किया है जो आईजी के रैंक पे पहुंचे हैं। लेकिन मैंने उस शख्स को देखा, बेहतरीन अफसर और बेहतरीन प्रो पुलिस और बेहतरीन वो एडमिनिस्ट्रेटर।